कैप्टन साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे उत्तम कुमार देवनाथ जी जो ग्रुप कैप्टन हैं वो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पर आपने एक लंबे समय से आपने देखा कि एमएमसी न्यूज इंडिया पर भी वो बयान देते रहे हैं, और अपना प्रोडिक्शन कर लीजिए या अपना तजिया जो भी आप देखिए कि कई ऐसी बातें, अछूती बातें, और खास तौर से जो तजर्बा इनका रहा है मिलिट्री का, ऐसी ऐसी बातें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने कैप्टन साहब की बातों से जरूर सीखा होगा। और ऐसा तो क्लास में भी नहीं होता जितनी बारीकी मिलिट्री की। और कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी कैप्टन साहब को, फिर भी उन्होंने बताया ताकि लोग जाने कि कैसे मिलिट्री काम करती है, वॉर में क्या क्या चीजें होती हैं, तमाम इस तरीके। तो बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है, मैं शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं आज चाहूंगा कि आप कैप्टन साहब थोड़ा से अपडेट हमें करा दें, कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, सीज़ फायर होल्ड कर रहा है, बहुत अच्छी खबर है। उससे भी अच्छी खबर है कि 900 के करीबन ट्रक्स अब तक पिछले 48 घंटे में गज़ा में जा चुके हैं, और इन सब ट्रकों में बहुत ही ज़रूरी सामान, जैसे कि इतने ठंडे में तंबू, अंदर गर्माहट पैदा करने के लिए केरोसिन केरोसिन बुखारी, स्टोव, मेडिसिन्स, और उससे भी बड़ी बात, छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़े पहुँच रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जो तकलीफ हो रही है छोटे बच्चों को या बूढ़ों को, वो तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। मेडिसिन की बड़ी शॉर्टेज है गज़ा में, क्योंकि हर कोई या तो बीमार है या चोट लग चुकी है। ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं, वहाँ डॉक्टर्स बार-बार यही कह रहे हैं कि उन्हें बिना दवाइयों के ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो अब जल्दी से दवाइयों की खेप भी पहुँचनी शुरू हो जाएगी। एक और खबर है, पुष्टि होना अभी बाकी है, कि इज़राइल की आर्मी, जो कि शायद पहले से आइडिया था हमें सबको, कि जैसे ही सीज़फायर होगा तो खोजबीन चालू हो जाएगी कि इज़राइल ने 8 अक्टूबर 2023 में क्या गलती कर दी। तो उसके तहत इज़राइल के जो, चाहे उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद हो, शिन बेट हो, या आईडीएफ के चीफ हों, और शायद नेतन्याहू, इन सब के ऊपर खोजबीन होगी कि इन सब ने ऐसी क्या गलती कर दी कि 8 अक्टूबर को हमास ने एक हमला कर दिया, और उसके बाद भी इज़राइल की आईडीएफ को रिएक्ट करने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लग गए। तो खबरें आ रही हैं, पुष्टि होना बाकी है कि इज़राइल के आर्मी चीफ ने या तो रिज़ाइन कर दिया है या रेजिग्नेशन का ऑफर दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं रिज़ाइन रिजाइन करता हूँ कर दिया ताकि, कैप्टन साहब, हाँ, खबर ये आ गई कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, हाँ, और उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है जी कि हाँ। हम जो है हम नाकाम रहे 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ है। तो उन्होंने ये बात कही है। लेकिन क्या लग रहा है कैप्टन साहब, आप तो फौज में रहे हैं, पूरी जंग पूरा ये सब होने के बाद इस्तीफा दिया, बीच में भी हालांकि खबरें इस तरह की आती रही हैं, क्लैश की भी खबरें आती रही हैं। आपको याद होगा कि जब ये हुआ तो खुद नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया था हमास पे, वो ये मोसाद पे और आईडीएफ पे कि भाई इनकी गलती और इनकी गलती की वजह से हुआ। बाद में लेकिन फिर खबर ये आई कि नेतन्याहू ने इनसे जाके माफी भी मांगी, क्योंकि जंग तो इन्हीं को लड़नी थी, काम तो इन्हीं से लेना था। तो ये सब जो चलता रहा, अब आखिर में आकर के इस्तीफे का क्या मतलब है? क्या इस इस्तीफे, अब क्या मतलब है इस्तीफे का? हाँ, देखिए, जब तक जंग चल रही थी तब तक उनका काम, जो कि सौंपा गया था उनको, वो था जंग को लड़ना। और आमतौर पर जंग को लड़ना किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जिम्मेवारी इसलिए भी बन जाती है, क्योंकि अगर जंग के बीच में ही एक बड़े ओहदेदार को बदला जाए, तो जो उसकी जगह कदम रखता है, उसको फिर से सब कुछ कंट्रोल में लाने के लिए 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन का वक़्त लग जाता है। तो इज़राइल की आर्मी चीफ जो हैं, जैसे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, आप समझिए, अभी एक इंक्वायरी होती है फ़ौजी भाषा में, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया में हम लोग बोलते हैं समरी ऑफ एविडेंस। महज कहने भर से नहीं होता है। जो भी मुल्क आमतौर पे जंग में हार जाते हैं, जैसे भारत का 1962 का युद्ध, पाकिस्तान का 1971 का युद्ध,
अमेरिका का अफगानिस्तान युद्ध, उसके बाद एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी का मकसद किसी को आमतौर पे ब्लेम करना नहीं होता, लेकिन जितने एविडेंस होते हैं, चाहे वो वर्बल एविडेंस हो, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसका जवाब, इन सबको रिकॉर्ड में लाया जाता है। तो ये नहीं है कि इज़राइल के आर्मी चीफ ने बोल दिया कि मेरी ही गलती थी। उनको बाकायदा अंदर खाने में बुलाया जाता है और इन कैमरा नहीं होता, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट होता है और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कोई सजा दी जाएगी। ये एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनती है, इसको जिसको कहते हैं समरी ऑफ एविडेंस। जैसा कि कोई भी लीगल बंदा है वो जानता है, समरी ऑफ एविडेंस का मतलब है कि जितने एविडेंसेस हैं, शक शुबा, किसने कहा, किसको किस वक्त क्या कहा गया, उसने किस वक्त क्या किया, इन सबको रिकॉर्ड पे रखा जाता है। पर्पस ये है कि जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको 10 जगह से इनपुट मिलती हैं, फिर वो 20 जगह ऑर्डर पास करते हैं। किस किस समय पे उनको क्या क्या किसने क्या बताया, उनको मोसाद ने क्या बताया, उनको शिन बेट ने क्या बताया, उनको इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने क्या बताया, और फिर उन्होंने जाकर जो जैसे कैबिनेट कमेटी होती है नेसेट में, जिसके कि सभी देशों, इजराइल में भी ऐसा ही है कि कैबिनेट को जाके ब्रीफ किया जाता है। यहाँ नेतन्याहू होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे, उनको ब्रीफ किया जाता है। तो इन सबको रिकॉर्ड पे रखा जाएगा, ये पता करने के लिए कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या गलती हुई और भविष्य में वह गलती ना हो उसके लिए क्या कदम लिए जाने चाहिए। समरी ऑफ एविडेंस में किसी को भी ब्लेम नहीं किया जाता कि इसको जेल भेज दो या इसको गोली मार दो। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं और यही तरीका है मेरे ख्याल से। और हमेशा जिस तरह से इलेक्शन के बाद जब हार होती है या जीत होती है तो उसका एक तज्जिया किया जाता है, देखा जाता है कहाँ चूक हुई, कहाँ क्या हुआ। ये तमाम ये चीज़ें देखी जाती हैं बहरहाल। लेकिन वहाँ इज़राइल में मेरे साथ जुड़ गए फ़ज़ील अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। फ़ज़ील अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फ़ज़ील अहमद साहब नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है और वो जिस अंदाज से बोलते हैं अपना, उनका एक बिल्कुल ख़ास अंदाज है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और मैं और तमाम चीज़ों से बात करूँगा। मैं कैप्टन साहब, लेकिन एक बात क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मैं उस पे भी थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि बात कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आगे चलूँ। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अपना रुख जो है वो बदला है? उन्होंने ये नहीं कहा, एक तो ये सीज़ फायर को लेकर के कह दिया कि राम मुझे नहीं पता, मैं क्या जानूँ कि क्या, क्योंकि वो मेरी लड़ाई तो है नहीं, मेरी जंग तो है नहीं। दूसरा ये कि गज़ा को लेकर के भी उन्होंने क्लियर कर दिया और उन्होंने मतलब बिल्कुल साफ वहाँ पे कि यहाँ पे अभी हम जो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, ये उनका आया है कि ट्रंप ने कहा कि जब उन्होंने गज़ा की तस्वीर देखी तो वो एक विशाल विध्वंस स्थल जैसा लग रहा था और उसे नए तरीके से फिर से बनाया जाना चाहिए। ये जो उन्होंने बात कही है, क्या लग रहा है आपको कि क्या इसमें ये किस तरह का इशारा है? क्या वो फिर से गज़ा को आबाद करना चाहते हैं या क्या है? क्योंकि उनके सामने बड़े चैलेंजेज़ हैं और वो ख़ास तौर से अमेरिका पर अब तवज्जो देना चाहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी, जो गाज़ा को फिर से रिबिल्ड करना है, यानी जो गाज़ा पूरी तरह से जो बर्बाद हो गया उसको दोबारा से साफ करके सारी डेब्रीज हटानी पड़ेंगी और फिर से नया गाज़ा जो बनाया जाएगा उसके बारे में फेज़ जो सीज़ फायर हम देख रहे हैं इसमें 3 फेजेज़ रखेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो अभी फेज़ 1 चल रहा है जिसके तहत आस्ते-आस्ते सब बंधकों को छोटे-छोटे ग्रुप में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके अगले 42 दिन में छोड़ा जाएगा। अ, हमास छोड़ेगा और उसके जवाब में इज़राइल भी आस्ते-आस्ते करके
एक-एक बंधक के एक-एक इज़राइली को छोड़े जाने पर इज़राइल की जेल से भी फिलिस्तीन के करीबन 30-30 लोगों को छोड़ा जाएगा। सेकंड फेज़ में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड फेज़ में ये तय होगा कि गज़ा में जो एडमिनिस्ट्रेशन भविष्य में है, वो कैसे ऑर्गेनाइज़ होगी? यानी गज़ा में ज़ाहिर बात है फिलिस्तीन के लोगों का ही राज होना चाहिए। इज़राइल बोल रहा है कि इज़राइल राज़ी है फिलिस्तीन के लोगों को ही गज़ा की बागडोर थामने की इज़राइल इजाज़त देगा, मदद भी करेगा। इज़राइल की छोटी-सी शर्त है कि हमास को इस एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा जाए। डोनाल्ड ट्रम्प जो आज बोल रहे हैं ये तीसरा फेज़ है कि गज़ा को थर्ड फेज़ में किस तरह से वापस बनाया जाए। अब डोनाल्ड ट्रम्प बिज़नेसमैन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और बिज़नेस में भी वो रियल एस्टेट के माहिर हैं, यानी प्लॉट खरीदना, प्लॉट बेचना, मकान बनाना, मकान बेचना या होटल बनाना, होटल बेचना, ये उनका काम रहा है। तो थर्ड फेज़ में उनकी ऑलरेडी नज़र अटक गई है। वो ये देख रहे हैं कि गज़ा में जब रीबिल्डिंग होगी, अलग-अलग दुनिया भर के जितने आर्किटेक्ट्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, उन्होंने जो थंब रूल फिगर्स दिए हैं। डिटेल सर्वे तो हुआ नहीं है कि क्या-क्या ध्वस्त हुआ है, क्या-क्या टूट गया है। थंब रूल फिगर ये है कि गज़ा को फिर से बनाने में कम से कम $35 बिलियन यानी 35,000 करोड़ या शायद ऊपर की तरफ करीबन $65 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 2-3 चीज़ें ऑलरेडी छन-छन के सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो है कि ये जो पैसा है इसको गज़ा के रीबिल्डिंग में अगले 5 से 10 साल में खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें कौन-कौन कंपनियाँ सामने आएँगी। अमेरिका ने और इज़राइल ने पहले ही कह दिया है कि जो भी कंपनियाँ सामने आएँगी उसमें हमास की कंपनियाँ जो हैं, वो सामने नहीं आएँगी। चाहे वो कंपनी तुर्की से आए, सऊदी से आए, अमेरिका से आए, यूरोपियन कंट्री से आए, मिस्र से आए, लेकिन हमास की कंपनियां इस रिकंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने ये भी हिंट दे दिए हैं कि अमेरिका इसमें अपने पैसे नहीं डालेगा। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका इसमें पैसे नहीं डालेगा, तो पैसे आएंगे कहां से? पैसे अमेरिका ने ऑलरेडी कतार टॉक के दौरान ही हिंट आने लगे थे। अमेरिका ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है, दबाव डालना शुरू कर दिया कि पैसे इसमें डालेंगे। सऊदी डालेगा, कतार डालेंगे, कुवैत से आएगा, यूएई से आएगा, कुछ पैसा जॉर्डन से आएगा। तुर्की बहुत गरीब है, उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं है। मिस्र तो और भी गरीब है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है पैसे। लेबनान और सीरिया तो ऐसे ही उनको अपने ही खाने के लाले पड़े हैं। तो ये सारा पैसा जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ कंट्रीज से आएगा। एक और खाका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पश्चिमी हैं वो ये बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन भी काफी पैसा देने के लिए तैयार है गजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने, जर्मनी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है, जो कि फ्रांस, इंग्लैंड, इटली भी पहले से ही बोल चुके हैं कि वो मदद करेंगे, लेकिन वो पैसा ऐसे वो पैसा वो हमास के हाथ में नहीं देना चाहते। रिकंस्ट्रक्शन का जो यूरोपियन यूनियन पैसा देगा, वो पैसा वो पैलेस्टीनियन, समझिए यूरोपियन यूनियन $7 बिलियन या 9 बिलियन, $10 बिलियन देता है, तो वो पैसा वो मोहम्मद अब्बास की जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उनके हाथ में देना चाहते हैं। मैं बताऊं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आ रही है कि सब जगह पश्चिमी ताकतों को, यूरोप को, सबको ये चिंता है कि ये पैसा अगर हमास के हाथ में चला गया तो हमास ने इस पैसे के इस्तेमाल से अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स, अपने ही ठेकेदारों को वहां लगाना है। और जब वो अपने ही कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएंगे तो इज़राइल का जो शक है उस पे अमेरिका भी यकीन करता है कि जमीन के ऊपर तो 10 मंजिला बनेगा, जमीन के नीचे भी शायद कुछ बन जाए। और एक और चीज जो आज आई है,
इज़राइल के जो आंतरिक सुरक्षा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कहा है कि गज़ा में जो भी बिल्डिंग बनेगी, उसका पूरा प्लान सैंक्शन इज़राइल करेगा। यानी उस बिल्डिंग के अंदर क्या बन रहा है, ज़मीन के नीचे क्या बन रहा है, ज़मीन के ऊपर क्या बन रहा है, तहखाने कहाँ बन रहे हैं, पूरा जो है आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेंगे और हर बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो इज़राइल अप्रूव करेगा और मतलब इज़राइल मतलब एक टीम बनेगी, ज़ाहिर बात है। जिसमें अमेरिकन्स भी होंगे, यूरोपियंस भी होंगे, जो पैसा देने वाले देश हैं, चाहे कतार या सऊदी हैं, उनके भी आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर होंगे। लेकिन इज़राइल को उन सब की एक-एक कॉपी मिलेगी, ताकि इज़राइल को पता लगे कि अब जो गज़ा बन रहा है, उसमें कहाँ से कौन-सी सड़कें हैं, कहाँ से कौन-सी सीवेज पाइपलाइन है, कहाँ अंडरग्राउंड घर बनाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है अंडरग्राउंड गैरेजेस बनेंगे, लेकिन इन सब का जो ड्राइंग है वो इज़राइल के हाथ में रहेगा। ये इज़राइल की जो शर्तें हैं इनको ज़ाहिर बात है हमास नहीं मानेगा। हमास कहेगा ठेकेदार हमारे होंगे, वर्कर्स हमारे होंगे। तो इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा। बहुत ही डिफिकल्ट फेस है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दे दिया है कि होगा वही रिकंस्ट्रक्शन में जो अमेरिका चाहता है, जो इज़राइल चाहता है। जिसमें कि पहली शर्त ज़ाहिर बात है कि हमास को या तो कोई रोल नहीं दिया जाएगा या निल के बराबर रोल दिया जाएगा या बहुत छोटा-सा रोल दिया जाएगा। जी डॉक्टर रिजवी।